हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं सर सिद्धार्थ मिश्रा, फैकल्टी फॉर अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स फॉर क्लास 11th एंड 12th। सबसे पहले बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन्स उन सभी को जो क्लास 10th पास होकर 11th में आए हैं और जिन्होंने कॉमर्स स्ट्रीम लिया है। वो मेरे साथ अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स की ट्रैवलिंग करेंगे आगे तक और जो भी प्रॉब्लम्स होंगी मिलके हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें कि कुछ लोगों ने कॉमर्स स्ट्रीम लिया होगा फैमिली वालों को कहने से, कुछ लोगों ने लिया होगा दोस्तों के कहने से और कुछ लोगों ने लिया होगा बाबू सोना के चक्कर में। भाई आजकल जो चला है आप लोग भागते हो पीछे, तो कोई बात नहीं, अब ले लिया है तो आप लोग संभालना और आगे अकाउंट्स और इको में जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी साथ में मिलके फेस करेंगे। बात करते हैं धीरे धीरे हम सारी चीज़ों पे, सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। क्लास 11th और क्लास 12th के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है ये वीडियोस, क्योंकि ये है हमारे बेसिक्स। जब तक आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे आप लोग आगे नहीं कर पाओगे। तो ये वाली जो वीडियो है बेसिकली क्लास 11th के लिए है, लेकिन जो क्लास 12th के भी होंगे वो भी आप स्टार्टिंग की 2-3 वीडियो से देख सकते हैं। बात करते हैं अगर हम जो आपका पहला सब्जेक्ट है, जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके लिए, वो है इसमें अकाउंट्स, जो कि क्लास 11th और 12th में बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं कि हार्ड है, बट हार्ड वगैरह कुछ नहीं है। मेरे साथ चलोगे बहुत ईजी रहेगा, मिलके करेंगे और आसानी से इसमें नंबर हम लोग मैक्स अपना लाने की पूरी कोशिश करेंगे। बात करें हम अकाउंट्स की, तो अकाउंट्स में अभी कुछ लोगों के स्कूल स्टार्ट हुए हैं, कुछ लोगों के नहीं हुए हैं। अकाउंट्स मतलब अगर आप लोगों को मालूम है सिंपल वर्ड्स में तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं जो बता रहा हूँ अकाउंट्स में, इसमें आपको 3 चीजें याद रखनी है। सबसे पहले आपका डिसीजन मेकिंग, सेकेंड जो आप डिसीजन मेकिंग करोगे वो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लेके होना चाहिए, मतलब आपका फाइनेंस से लेके होना चाहिए। तीसरा जो इसमें आपको बात याद रखनी है कि ट्रू एंड फेयर भी होना चाहिए। ट्रू एंड फेयर भी मतलब आपको एक सच्चाई बताने की जरूरत है और दूसरों को सच्चाई दिखाने की जरूरत है अकाउंटिंग में। अकाउंटिंग में आपको एक चीज और याद रखना है, इसमें जो पॉइंट होता है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग आपको किसका करना है, जो भी आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होंगे। रिकॉर्डिंग क्यों करनी जरूरी है, क्योंकि सर जब हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में हजारों ट्रांजैक्शंस होती हैं डे बाय डे, चाहे वो आपकी कैश ट्रांजैक्शंस हो चाहे वो आपका क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो। कैश ट्रांजैक्शंस मतलब पैसों से लेन देन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन मतलब उधारी में लेन देन, जो कि बिजनेस में चलता है। इसलिए अपने को रिकॉर्ड करना जरूरी है कि क्या क्या चीजें हम लोगों ने एक दिन में कितने ट्रांजैक्शन किए हैं। सेकेंड है आपका इसमें क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग, जो आपकी बुक में डेफिनेशन दे रखी है। क्लासिफाइंग समराइजिंग इन द सेंस ये कि हमें ये मालूम होना चाहिए कि जो भी हमारे एक्सपेंसेस, जो भी हमारे ट्रांजैक्शंस हैं वो बिजनेस से रिलेटेड है कि हमारे घर के खर्चे हैं, क्योंकि हम बिजनेस का खर्चा हमें अलग दिखाना है और घर के एक्सपेंसेस अपने को अलग दिखाना होता है। तो बिजनेस के एक्सपेंस और घर के एक्सपेंस दिखाने के लिए अपने को क्लासिफाइंग करना जरूरी है और समराइज ये करना जरूरी है कि जो हमने ट्रांजैक्शंस दिखाए हैं, जो हमने रिकॉर्ड किए हैं, वो ट्रांजैक्शन सही है या गलत है, या कुछ ऐसा ना हो कि जो ट्रांजैक्शन हमसे छूट गए। अकाउंटिंग में आपको एक बात और याद रखनी है कि ये हमारी बेसिक डिसीजन मेकिंग, ठीक है, ये हमारी एक बेसिक इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है अकाउंटिंग के लिए, और बेसिक एलिमेंट्स है जो कि हमारा डिसीजन मेकिंग जो होगा वो प्रॉपर अकाउंटिंग पे होगा। यानी अगर हमारी प्रॉपर डिसीजन मेकिंग है तो हमारा जो इन फ्यूचर जो भी फाइनेंशियल से रिलेटेड अपन लोग डिसीजन लेंगे वो आपका प्रॉपर जाएगा। तो अकाउंटिंग में आपको एग्जांपल के साथ में बोलता हूँ इसे। सपोज करो कि एक मेरी कोई भी एक्स स्टूडेंट थी, उससे मैंने पैसे लिए बिजनेस खोलने के लिए। उसने मेरे को पैसा दिया, उसने इसलिए पैसा दिया कि वो जानती है कि सर आज जिस पोजीशन में है मेरे पैसे आ जाएंगे। इसलिए अगर मैंने उसको बोला कि आप एक काम करो, एक बार मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक कर लो, यानी आप एक बार मेरी बैलेंस शीट चेक करो, क्या आपको मुझ पर भरोसा है। उसने कहा सर मुझे आप पे बिल्कुल भरोसा है, मुझे आपकी कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक नहीं करना। तो उसका जो डिसीजन मेकिंग था वो सही है कि गलत। भाई मेरे पास सही बताऊं तो एक भी पैसे नहीं थे, मेरे पास घंटा मतलब कुछ भी नहीं था, मेरे पास इवन सिंगल रुपीस नहीं थे कि मैं उनको आगे चल के पे कर पाऊँ। लेकिन उसने मेरा डिसीजन मेकिंग, जो उसका डिसीजन मेकिंग था वो गलत हुआ, क्योंकि उसने मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक नहीं किया। यानी कि इन फ्यूचर अब जब भी वो उसका डिसीजन होगा वो मेरे लिए गलत जाएगा।
अब अगर मान लो कोई दूसरा बंदा आया, उसने बोला कि यार मेरे को भी तो 2 लाख रुपए देना बिजनेस खोलने के लिए, तो क्या वो सबको 2-2 लाख रुपए देती रहेगी? बिल्कुल नहीं। वो क्या करेगी, सबसे पहले उसके रिकॉर्ड्स चेक करेगी कि इसका रिकॉर्ड प्रीवियस कैसा है, भाई तभी तो वो आपको बिलीव करके पैसा देगी। बट उसने मेरे लिए ऐसा नहीं किया था, तो उसका जो डिसीजन मेकिंग हुआ वो आपका गलत हुआ। दिस इज नोन एज अकाउंटिंग। सारी चीजें इसमें हम बात करेंगे। और हम बात करें इसमें 5 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं जो आप लोग पढ़ोगे। 5 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग, और यू कैन से 5 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसको क्लियर करने के पहले मैं एक चीज और बताना चाहूंगा। अकाउंटिंग में आपको जैसे एक खाता कॉपी होती है, जब हम लोग किसी भी अपने सामने वाले पास वाली दुकान में जाते हैं, उससे बोलते हैं ना भैया ये खाते में लिख लेना, वो होती है खाता कॉपी। उसी को अकाउंट्स की भाषा में बोलते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जिसमें अपने लोग सारे लोग रिकॉर्ड करके चीजों को चलते हैं। इसमें एक होती है सिंगल बुक एंट्री, सिंगल बुक, एंड एक होती है डबल बुक। सिंगल बुक एंट्री में डेबिट और क्रेडिट से खेलना नहीं होता है। जैसे हमारे घर में हमारी मम्मी या हमारे पापा जब बिल बनाते हैं कि भाई आज इतने का खर्चा हुआ, आज इतने का खर्चा हुआ, आज ये चीजें हुई, वो प्रॉपर जो एक अकाउंटिंग होती है, इसका मतलब होता है सिंगल बुक एंट्री। डबल बुक में जहां पे आपका डेबिट और क्रेडिट से खेलना हो जाए, वो हो जाएगा आपका डबल एंट्री, जिसमें डेबिट और क्रेडिट से कौन खेलता है? जो एक अकाउंटेंट होता है। ठीक है, तो जहां पे डेबिट और क्रेडिट आ जाए वो आपका हो जाएगा डबल बुक एंट्री। अगर मैं अकाउंटिंग की बात करूं, इसमें एक पॉइंट में और ऐड करना चाहूंगा। क्लासिफाइंग समराइजिंग के बाद अपने को इंटरप्रेट और कम्युनिकेशन करना पड़ता है अपने पार्टनर से। अच्छा, ये जो हम रिकॉर्डिंग करेंगे ये किसकी करेंगे हम लोग? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की। इंटरप्रेट मतलब कि अगर मैंने सोचा था कि मुझे आज की जो मेरी इनकम होनी चाहिए वो 2 लाख रुपए होनी चाहिए, लेकिन वो इनकम हुई 1 लाख रुपए, ऐसा क्यों हुआ? वो हमें इंटरप्रेट करना है। ठीक है, यानी अपने को इंटरप्रेट करने के पहले एनालाइज करना है। अगर हम लोग प्रॉपर एनालाइज करेंगे, हमें पता चल जाएगा कि हमारी ये कमियां थी, तो हम लोग उस चीज को इंटरप्रेट करेंगे। और कम्युनिकेशन करेंगे अपने पार्टनर से, क्योंकि वो हमारे पार्टनर्स हैं, उन्होंने भी हमारे बिजनेस में पैसा लगाया है। 5 बेसिक एलिमेंट्स में जो आपका पहला एलिमेंट था वो था आपका एसेट। एसेट मीन्स प्रॉपर्टी, जो भी आपकी संपत्ति होती है। ठीक है, तो अब एसेट में अगर हम बात करें, एक कोचिंग सेंटर का अगर मैं एग्जांपल दूं, तो एक कोचिंग सेंटर के लिए क्या क्या एसेट होंगे? एक कोचिंग सेंटर के लिए उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी उसके फर्नीचर्स होंगे, वो सारी चीजें उनके लिए एसेट है, क्योंकि उनसे मिलने वाला इकोनॉमिक बेनिफिट है। मैं अगर बात करूं अभी मेरे लिए ये क्या क्या है? मेरे लिए कैमरा, ठीक है, जो भी मैंने सेटअप कर रखा होगा ये मेरे लिए एसेट है, क्योंकि इन फ्यूचर मेरा इससे क्या होने वाला है? इकोनॉमिक बेनिफिट होने वाला है। दूसरा एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि मेरी एक स्टूडेंट थी, उसका नाम खुशी है। उसने अपने पापा से वादा किया था कि पापा मैं ना एक बहुत बड़ा बिजनेस खोलूंगी, आपका नाम रोशन करूंगी। खुशी चाउमीन कॉर्नर का उसने बिजनेस खोला। अब वो जो उसने चाउमीन का सेटअप डाला, तो उसके लिए उसमें क्या क्या उसके लिए एसेट होंगे? जो भी उसका ठेला होगा, या जिसमें वो जो भी उसके यूटेंसिल्स, कढ़ाई वगैरह जो भी यूज करेगी, वो सारी चीजें उसके लिए क्या है? एसेट है, क्योंकि इन फ्यूचर उससे इकोनॉमिक बेनिफिट होने वाला है। सर आप कह रहे हो इकोनॉमिक बेनिफिट, क्या एसेट में इकोनॉमिक बेनिफिट का होना बहुत जरूरी है? बिल्कुल। एसेट मतलब ही होता है जहां पे हमारा फुल कंट्रोल हो, प्लस फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट हो। दिस इज नोन एज एसेट, जहां फुल कंट्रोल है और फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट है। एग्जांपल लूं, ये फोन मेरा बिजनेस पर्पस के लिए बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, अब इस फोन में पूरा कंट्रोल मेरा है। मैं जब चाहूं तब इस फोन को मैं स्विच ऑन करूं, स्विच ऑफ करूं, व्हाट्सएप चलाऊं, इंस्टा चलाऊं, जब मेरी इच्छा होगी तब, क्योंकि इस फोन में कंट्रोल किसका है? मेरा है। सर क्या प्रूफ है ये फोन आपका ही है? क्योंकि इसका कैश या इसका मेमो मेरे पास होगा, ये जो इसका प्रूफ है कि ये मेरे बिजनेस का फोन है या ये मेरा फोन है। फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट इन द सेंस ये कि ये फोन मेरा 40,000 का था, जब मैं इस फोन को मैं इन फ्यूचर बेचूंगा तो मुझे इससे कुछ ना कुछ इनकम होने वाली है, चाहे 20,000 की हो। लेकिन सर ये तो आप लॉस में हो गए, क्योंकि आपने तो 40 का लिया था और आपके पास सिर्फ 20,000 आएंगे। कोई बात नहीं,
इस चीज की जिसकी मैंने कोई वैल्यू नहीं रखी थी इन फ्यूचर कि ये इतने का बिकेगा, लेकिन तब भी ये 20,000 का आ रहा है, तो ये मेरा इकोनॉमिक बेनिफिट है। तो ये हमारी चीज एसेट है जिसमें हमारी फुल कंट्रोल हो, फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट हो, दिस इज नॉन एज एसेट। समझे? जिसमें फुल कंट्रोल होगा लेकिन फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं होगा, वो हमारा एसेट बिल्कुल भी नहीं होगा। एग्जांपल, इसका भी एग्जांपल लेते हैं। दो लड़कियों का एग्जांपल देता हूं। एक हो गई प्रिया, ठीक है, और एक हो गई सुप्रिया। ये दोनों लड़की हैं। प्रिया और सुप्रिया क्या है? बेस्ट फ्रेंड है। प्रिया को स्कूटी चलाने का बहुत ज्यादा शौक था। सुप्रिया ने बोला बहन तू न्यू स्कूटी क्यों लेगी, मेरे पास स्कूटी है ना, मेरे दादाजी वो स्कूटी चलाया करते थे, फिर मेरे फादर ने वो स्कूटी चलाया, अब मैं स्कूटी को चलाती थी, लेकिन अब वो ऐसी रखी है। वो स्कूटी मैंने 80,000 रुपए की ली थी, लेकिन तेरे लिए सिर्फ 5,000 रुपए की वो स्कूटी। तो अब एक बात बताओ, प्रिया ने बोला अरे वाह यार, चल मैं एक बार तेरे घर में आके देखना चाहती हूँ वो स्कूटी कैसी है। प्रिया जब गई तो उसने देखा कि स्कूटी 20 से अलग थी, सीट थी नहीं, दोनों पहिए गायब थे। तो उसने बोला सुप्रिया ने कि बहन तेरे लिए स्कूटी सिर्फ 5,000 की। तो अब एक बात बताओ, क्या वो प्रिया वो स्कूटी लेगी? चाह के भी प्रिया उस स्कूटी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। क्यों? क्योंकि फुल कंट्रोल किसका है? सुप्रिया का। और फ्यूचर में क्या इकोनॉमिक बेनिफिट है सुप्रिया का? नहीं। तो वो सुप्रिया के लिए वो एसेट बिल्कुल नहीं होगी। ये तो हो गया हमारा एसेट का मतलब। सेकेंड अगर हम बात करें बेसिक एलिमेंट्स, लायबिलिटीज। लायबिलिटीज की हमने बात की थी। लायबिलिटीज में आपको तीन चीज का समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला कि ये हमारा प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन मींस कि ये हमारा आज का दायित्व है, जो पैसा हमने लिया है वो पैसा हमें रिटर्न करना है। सेकेंड, हमारी जेब से आउटफ्लो होता है, आउटफ्लो ऑफ कैश और एनी रिसोर्सेस, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा आपका लायबिलिटीज। क्यों होता है ऐसा? फॉर फुल सेटलमेंट। सबसे पहले अपने को समझना है फुल सेटलमेंट क्या होता है। फुल सेटलमेंट मतलब कि जिससे भी हमने उधारी में ले रखा होता है वो उधारी हम दोनों के बीच में अब खत्म हो जाती है। दिस इज नॉन एज फुल सेटलमेंट। प्रेजेंट। अब इसका मैं एग्जांपल देता हूं। मैंने किसी से, सपोज करो कि मैंने खुशी से ही 5 लाख रुपए मैंने लिए थे कि मुझे एक छोटा सा अपना सेटअप डालना था और मैं आपको 2-3 महीने बाद आपके पैसे में वापस कर दूंगा। 2-3 महीने बाद खुशी देखती है कि सर ब्लैक कलर की कार में, ब्लैक मर्सिडीज में, ब्लैक बॉडीगार्ड्स के साथ सर उतरते हैं। और मैंने सर को हेलो बोला, मैंने कहा हाँ चल हेलो। खुशी ने बोला यार सर के ऊपर तो एटीट्यूड आ गया। फिर खुशी ने मुझे याद दिलाया सर 2 महीने पहले आपने मुझसे 5 लाख रुपए लिए थे बिजनेस में लगाने के लिए। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, तू अंदर आके तो बैठ एक बार, पहले मेरा सेटअप देख। तो खुशी ने बोला सर आपने तो छोटा सेटअप के लिए बोला था, आपने तो बहुत ज्यादा बड़ा बिजनेस डाल दिया अपना। ठीक है सर आप ना मेरे पैसे वापस कर दो। अब वो इतना पैसे कर दी थी, मैंने कहा मैं बिल्कुल भी तेरे पैसे वापस नहीं करूंगा, तुझे जो करना है कर। खुशी ने बोला ठीक है सर। मैं अपनी कैबिन में बैठा था और मैं देखता हूँ कि मेरी कैबिन की तरफ 100-150 लोग हाथ में हॉकी स्टिक लिए मेरे सामने आ रहे थे और खुशी मुझे देख के स्माइल पास कर दी थी। मैं समझ गया ये उसका ही काम है। अब क्या हुआ, मैं गया खुशी के पास और मैंने बोला खुशी तू तो बुरा मान गई, ये लेना बहन अपने 5 लाख रुपए। यानी मेरी तरफ से इनफ्लो हो रहा है चीज का या आउटफ्लो हो रहा है? मेरी जेब से आउटफ्लो हो रहा है कैश का। ठीक है, तो ये जो कैश का आउटफ्लो हुआ है वो फुल सेटलमेंट होने के लिए हुआ है। दूसरा जो मैंने लिखा है और एनी रिसोर्सेस, मैंने कहा भाई मेरे पास 5 लाख तो नहीं है, मेरे पास हार्ले डेविडसन बाइक है, एक काम करो एक चाबी लो और आप एक बाइक ले जाओ। खुशी ने बोला अरे वाह सर मेरे को बाइक चाहिए भी थी, ठीक है आप ना मेरे को अपनी बाइक दे दो। तो तब भी मेरी तरफ से क्या हुआ, आउटफ्लो हुआ, किसी भी रिसोर्सेस का हुआ। सो दिस इज नॉन एज लायबिलिटीज, जिसमें प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो, आउटफ्लो ऑफ कैश और एनी रिसोर्सेस हो, तीसरा फुल सेटलमेंट हो। थर्ड अगर हम बात करें बेसिक एलिमेंट्स में, कैपिटल। कैपिटल का दूसरा नाम आपका इक्विटी और इसी का तीसरा नाम आपका नेटवर्क। देसी भाषा में बोला जाए हम इसे बोलेंगे औकात। इसमें अपने को सबसे पहली चीज ये समझना है कि कैपिटल होती क्या है। कैपिटल मतलब जो पैसा हम बिजनेस में लगाते हैं, जो पैसा ऑनर अपने बिजनेस में लगाता है। सपोज करो कि किसी को बिजनेस करना है या मेरे को ये बिजनेस करना है और मैं 2 लाख रुपए की मुझे जरूरत है बिजनेस में, लेकिन मेरे पास 2 लाख की जगह सिर्फ 50,000 रुपए है।
यानी मुझे कितने की नीड है, मुझे 150 की नीड है। तो वो जो 150 की मुझे नीड है, तो 50 के मैंने खुशी से लिए, 50 के मैंने रामू से लिए और 50 के मैंने श्याम से लिए। तो ये जो मैंने पैसे लिए हैं श्याम से लिए। अब 3 महीने बाद मैंने बोला था कि मैं इनको वापस कर दूंगा। 3 महीने बाद अगर बात किया जाए, मेरी सिर्फ इनकम ही सिर्फ 2.5 लाख की हुई है, तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले यहां पे क्या बनता है कि मैं अपने पैसे बाहर निकालूं या जिनसे मैंने पैसे लिए मैं पहले उनको पे करूं। अगर आप लोग होते मेरी जगह तो आप लोग क्या करते हैं? सबसे पहले अपना पैसा बाहर निकालोगे या सबसे पहले आप लोग बाहरी पैसा वापस करोगे? सबसे पहले मैं बाहर के पैसे वापस करूंगा, क्योंकि अगर मैंने खुशी, रामू और श्याम को पैसे नहीं दिए तो ये तीनों मेरे ऊपर केस कर सकते हैं, बट मैं बिजनेस के ऊपर केस नहीं कर सकता कि बिजनेस मैंने तेरे ऊपर पैसा लगाया और तूने मुझे वापस नहीं किया। तो अगर पहला पॉइंट इसमें आपको याद क्या करना है कि सबसे पहले हमें पे करना है क्या? आउटसाइड लायबिलिटीज। ये हमारी प्रायोरिटी है कि सबसे पहले अपन आउटसाइड लायबिलिटीज पे करें। बाद में जो रिमेनिंग पैसा होगा वो हमारा क्या होगा? खुद का। सो आई होप कि आपके पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। चौथा पॉइंट देखो, यहां पे ना जो बच्चे पास होके आए हैं क्लास 10th से जो 11th में गए हैं, अकाउंट्स ऐसा सब्जेक्ट है कि बहुत लोग आपको डिमोटिवेट भी करेंगे कि बहुत ज्यादा हार्ड है या बहुत ज्यादा इजी है। बेटा हार्ड और इजी सिर्फ और सिर्फ आपका माइंडसेट क्लियर करेगा। अगर आप चीज को पॉजिटिव वे में लेके चलोगे तो आप बहुत आसानी से समझोगे। और बिल्कुल टेंशन मत लेना, आपके साथ आपका भाई है साथ में, तो हम लोग मजे मजे से सारी चीज पढ़ेंगे। बट हाँ, जितना चीज मैं करवाऊंगा उसका प्रॉपर रिवीजन करने की जिम्मेदारी आपकी और नंबर दिलवाने की जिम्मेदारी मेरी। सो चौथे पॉइंट की हम बात करें, एक पॉइंट है आपका इनकम, और 5वें पॉइंट में अगर हम बात करें तो ये 5वां पॉइंट है आपका एक्सपेंस। इनकम में अगर हमने बात की थी, हमारा एसेट जब बढ़ेगा या फिर लायबिलिटीज हमारी कम होंगी एंड अल्टीमेटली हमारा कैपिटल क्या होगा? इंक्रीज होगा। सर ये क्या आपने लिखा है हमें समझ में नहीं आया। बिल्कुल अभी हम लोग इस पॉइंट में डिस्कस करते हैं। और एक पॉइंट और मैं नीचे इंक्लूड कर रहा हूं, अदर देन एडिशनल कैपिटल। देखो एग्जांपल से हम लोग समझते हैं इस चीज को। इनकम मतलब कि जब मैंने कोई चीज अगर सेल की तो मेरे पास क्या आया? उस चीज का कैश आया। कैश आया तो कैश हमारा एसेट होता है, क्योंकि कैश में हमारा फुल कंट्रोल होता है और फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट होता है। तो जैसे जैसे मेरे पास कैश बढ़ेगा तो यहाँ कैपिटल का मतलब अभी आपको एक तरीके से बैंक बैलेंस भी आपको अपना समझ के चलना है, तो आपकी कैपिटल भी बढ़ेगी। जब पहली बार मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था 2 बच्चे थे, तो जाहिर सी बात है सब कुछ कैश आया होगा आपके पास, तो मेरी मेरी कैपिटल बढ़ी होगी। सर जैसे जैसे आपने पढ़ाना स्टार्ट किया मेरे पास बच्चे आए तो मेरे पास कैश आया तो मेरा एसेट बढ़ा, और एसेट के बढ़ने से अल्टीमेटली मेरी क्या बढ़ गई? कैपिटल। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा लायबिलिटी कम हो गई। मैंने किसी से क्रेडिट पे लिया था 50,000 रुपए, मैंने उससे बोला भाई तुम मुझसे पूरे 50,000 रुपए लेगा? उसने कहा नहीं भाई, तो एक काम कर 40,000 रुपए दे दियो और फुल सेटलमेंट कर दो। भाई सामने वाले का मन, उसने बोला भाई तू मेरा भाई है, चल तू इतना इमोशनल मत कर, 50,000 ना देके तू 40,000 मुझे दे दे। तो यहाँ मुझे पे कितना करना था? 50,000, लेकिन मैंने पे कितना किया? 40,000। ये जो 10,000 रुपए की मेरी इनकम हुई है, इससे ये पता चलता है कि मेरी एसेट बढ़ी, एसेट बढ़ने से मेरी कैपिटल बढ़ी। अदर देन एडिशनल कैपिटल मतलब जो भी हमारी प्रीवियस डे की इनकम या प्रीवियस मंथ की इनकम होगी वो हमारी प्रेजेंट इनकम में बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये 600 रुपीज मेरे पास है अभी, ये जो 100 रुपीज है ये मेरे पास प्रीवियस मंथ की या प्रीवियस डे की मेरी इनकम होगी जो मैंने यहाँ पे रखी थी। ये 500 आज की इनकम है जो मैंने इसमें मैच कर ली। अब मेरे जो कैमरे वाले भैया हैं उन्होंने बोला कि भैया आपके पास 600 रुपए की सर आपकी इनकम हो गई, आओ सर पार्टी करने चलते हैं। तो आप लोग सच बताओ क्या आज की इनकम मेरी 600 की है या आज की इनकम मेरी सिर्फ 500 की है? तो आज की जो मेरी इनकम है वो 500 की है। 100 रुपीज मेरा एडिशनल कैपिटल था जो प्रेजेंट इनकम में आपकी इंक्लूड नहीं होगा। दूसरा एग्जांपल,
आपके पापा कमाते हैं तो आपके पापा के बैंक अकाउंट में पैसा आता होगा, भाई अकाउंट है तो पैसे की तो बात होगी। सपोज करो कि आपके पापा की सैलरी 2 लाख रुपए पर मंथ है, ठीक है, और बैंक बैलेंस आपके फादर के पास 50 लाख रुपीस है। आज आपके पापा की अकाउंट में सैलरी आई 2 लाख रुपए, तो आप पापा से क्या बोलोगे कि पापा 52 लाख रुपीस की इनकम हुई है या 2 लाख रुपए की? 2 लाख रुपए की इनकम हुई है, जो 50 लाख थे वो हमारी एडिशनल कैपिटल है, जो कि एडिशनल कैपिटल हमारा प्रेजेंट इनकम के पॉइंट में नहीं आएगा। आई होप ये पॉइंट आपका क्लियर। एक्सपेंसेस की बात करें जिसमें एसेट आपका कम हो जाएगा और लायबिलिटीज का बढ़ना एंड अल्टीमेटली कैपिटल हमारी कम हो जाएगी। एक पॉइंट और इंक्लूड कर रहा हूं, अदर देन ड्राइंग्स। ड्राइंग्स मींस जो हम लोग पर्सनल यूज के लिए, फॉर पर्सनल यूज के लिए पैसे विड्रॉ करते हैं, ये चीज आपको ध्यान देनी है। ड्राइंग्स मतलब जो हम लोग पर्सनल यूज के लिए पैसे विड्रॉ करते हैं। एक और पॉइंट है, एक होता है आपका विड्रॉ। विड्रॉ मतलब भी पैसा निकालना होता है, बट वो पर्सनल यूज के लिए नहीं होता। विड्रॉ मतलब बिजनेस पर्पस के लिए पैसा निकालना, ठीक है, फॉर बिजनेस पर्पस। अब अगर बात करें, अगर मैंने कोई सामान लिया तो मैंने उसको कैश दिया, यानी मेरा एसेट कम हुआ, एसेट कम होने से मेरी कैपिटल कम हो गई, क्लियर। दूसरा, लायबिलिटीज बढ़ गई, मैं बिजनेसमैन हूं, मैं अलग अलग लोगों से मैं क्रेडिट पे सामान ले रहा हूं, तो जैसे जैसे मैं सामान क्रेडिट पे ले रहा हूं वैसे वैसे मेरी लायबिलिटीज क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं, जो कि इन फ्यूचर मुझे क्या करना है, पे करना है। और इन फ्यूचर जब मैं पे करूंगा तो मेरी कैपिटल अल्टीमेटली कम हो जाएगी। अदर देन ड्राइंग्स मतलब मेरे पास ना मैं एक चीज करता हूं, मेरे पास 2 वॉलेट है, एक जिसमें जो मेरे बिजनेस की जो इनकम होती है वो रखता हूं, दूसरा जो मेरे पर्सनल यूज के लिए पैसे होते हैं मैं वो रखता हूं। सपोज करो आज मुझे 600 रुपए की इनकम होनी थी, बट जिसमें मैं अपने पर्सनल यूज के लिए पैसे रखता था वो वॉलेट लाना मैं भूल गया। तो अब मुझे भूख लगी, ये मेरे पास बिजनेस के पैसे, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आज मैं भी 100 रुपए का खा लेता हूं उसमें से, और घर जाके मैं 100 रुपीज इसमें ऐड ऑन कर दूंगा। तो सच्ची बताओ, क्या ये मेरा बिजनेस का एक्सपेंस हुआ? जी नहीं, ये मेरा बिजनेस का एक्सपेंस बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें मैंने घर जाके पैसा ऐड ऑन कर दिया। सो आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। मैं दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूं आप लोगों के लिए क्या क्या हमने किया है स्टार्टिंग से। अकाउंटिंग की हमने डेफिनेशन देखी है, ये हमारा एक बैकबोन होती है, जो भी हमारा फाइनेंशियल डिसीजन होता है वो प्रॉपर अकाउंटिंग में हमारा होता है। अगर हमारी प्रॉपर अकाउंटिंग होगी तो आपका डिसीजन मेकिंग सही जाएगा एंड ट्रू और फेयर भी होगा। ट्रू एंड फेयर मतलब एक सच्चाई होगी, जहां पे हमें रिकॉर्डिंग करना होता है ट्रांजैक्शंस की, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की, क्लासिफाइंग करना होता है, समराइज करना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है, इंटरप्रेट करना पड़ता है और कम्युनिकेट करना पड़ता है। 5 बेसिक एलिमेंट्स। एसेट का पहला हमने देखा था, एसेट मींस हमारी खुद की प्रॉपर्टी जिसमें फुल कंट्रोल हो प्लस फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट हो, दिस इज एसेट। फुल कंट्रोल है लेकिन फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं है, दिस इज नॉट एन एसेट। सेकंड, लायबिलिटीज 3 चीज, पहली प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, सेकंड आउटफ्लो ऑफ कैश और एनी रिसोर्सेज, थर्ड फॉर फुल सेटलमेंट, जो हमने होटल वाला एग्जांपल लिया। थर्ड, कैपिटल, जो बची हुई वैल्यू है वो हमारा खुद का पैसा है, ठीक है। चौथा, हमने इनकम और एक्सपेंस का भी हम लोगों ने पढ़ लिया। इनकम में एसेट का बढ़ना, लायबिलिटी का कम होना, अल्टीमेटली हमारी कैपिटल बढ़ना। एक्सपेंस, एसेट का कम होना या लायबिलिटी का बढ़ना, अल्टीमेटली अपनी कैपिटल कम होना। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। जो भी आप लोगों के डाउट्स हैं आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना और आगे जरूर फॉरवर्ड करना कि आपके दोस्तों को भी हेल्प मिले। थैंक यू सो मच। और बिंदास होकर अपन लोग ऐसे ही पढ़ेंगे, आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोग मेरे साथ हो और मैं आप लोगों का साथ दूंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड हाँ, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट।